हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों अपनी एक इलेक्ट्रिकल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चली है जिसमें हम ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहे हैं। दोस्तों ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। अगर आपने स्टार्टिंग की दो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको भी जरूर से देखें। तो दोस्तों अपना जो पहला प्रश्न है, अपने साथ जुड़े हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म निम्न में से क्या है। दोस्तों इजी भाषा में इसको अगर मैं समझाऊं तो इसमें पूछा गया है कॉइल का ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन दिया गया है प्रतिरोध, इंग्लिश में प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं। बी ऑप्शन है प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस। ऑप्शन सी है कैपेसिटेंस धारिता, धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटेंस कहते हैं। और ऑप्शन डी है प्रतिघात, प्रतिघात यानी रिलेक्टेंस। और ऑप्शन ई दिया गया है दोस्तों चालकता कंडक्टिविटी। तो दोस्तों जो एक कॉइल होती है उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो हमेशा उसके इंडक्टिव गुण के कारण उत्पन्न होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बी प्रेरकत्व। दोस्तों एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है, एक कॉइल में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो हमेशा लेंज के नियम के अनुसार होता है और इसका फॉर्मूला di/dt होता है। तो दोस्तों प्रेरकत्व को इंग्लिश में इंडक्टेंस कहते हैं और दोस्तों इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन दिया गया है वेबर और वेबर यूनिट है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स की। ऑप्शन सी है फैरेड, फैरेड यूनिट है कैपेसिटेंस की। ई ऑप्शन दोस्तों टेस्ला है और टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की। अगला प्रश्न है दोस्तों अन्योन प्रेरण किसकी बुनियादी परिचालन सिद्धांत है। दोस्तों अन्योन प्रेरण का मतलब है म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ट्रांसफॉर्मर, मोटर, ऑप्शन सी है जनरेटर, ऑप्शन डी है रेक्टिफायर और ऑप्शन ई है ट्रांसफार्मर मोटर एंड जनरेटर। तो दोस्तों जो अन्योन प्रेरण है म्यूचुअल इंडक्शन, ये जो सिद्धांत है ये ट्रांसफार्मर मोटर और जनरेटर तीनों में लागू होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ओके दोस्तों अगला प्रश्न है केवीएल किस सिद्धांत पे काम करता है। तो दोस्तों केवीएल का पूरा नाम होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और दोस्तों किरचॉफ वोल्टेज लॉ को ऊर्जा के संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। इसका जो दूसरा नाम होता है वो ऊर्जा का संरक्षण का नियम भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा का संरक्षण नियम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रतिरोध ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है। प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है ऊष्मा, ऑप्शन बी है यांत्रिक, ऑप्शन सी है विद्युत और ऑप्शन डी है चुंबकीय। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो एक प्रतिरोध होता है वो दोस्तों ऊर्जा को, एनर्जी को ऊष्मा यानी हीट के रूप में विलुप्त या फिर कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या है यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो दोस्तों बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा आई होप। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अगर कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट पर 0.3 कूलम का चार्ज वहन करता है तो उसकी धारिता यानी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो दोस्तों इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो कैपेसिटेंस होती है वो हमेशा होता है Q/V। Q दोस्तों यहाँ पे चार्ज है और V वोल्टेज है। जब दोस्तों इस फॉर्मूले में आप वैल्यू फिल करोगे 0.3 और वोल्टेज यहाँ पर 20 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 0.015 फैरेड। अगला प्रश्न है दोस्तों आईएसआई कोड के अनुसार दिए गए रंगों के तारों में से इसका उपयोग अर्थ कनेक्शन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी हरा और ऑप्शन ई है पीला। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हम अर्थ के लिए वायर यूज करते हैं उसका कलर हमेशा हरा रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी ट्रांसफार्मर पर फुल लोड पर अगर कॉपर लॉस, कॉपर क्षति 600 वॉट है और लोड को अगर आधा कर दिया जाए तो कॉपर क्षति क्या होगी। तो दोस्तों एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जो कॉपर लॉस होता है ये लोड के स्क्वायर के अनुपात में बढ़ता है। यानी दोस्तों एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी ट्रांसफार्मर का अगर लोड दुगना हो रहा है
तो इस सिचुएशन में दोस्तों जो उसका कॉपर लॉस होगा वो उसका 2 गुना और बढ़ेगा, यानी उसके स्केयर अनुपाती 2 × 2 उसका वो 4 गुना बढ़ जाएगा। यही सेम सिचुएशन दोस्तों ट्रांसफार्मर के हाफ लोड के लिए होगी। अगर ट्रांसफार्मर का लोड हाफ हो रहा है तो इस सिचुएशन में जो कॉपर लॉस होगा 4 गुना कम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए 150 वॉट। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस पर एक ब्रिटेनिया टी जॉइंट का उपयोग होगा। तो दोस्तों बहुत सारे प्रकार के जॉइंट होते हैं और इनका यूज भी दोस्तों अलग अलग पर्पज से किया जाता है। तो एक जो ब्रिटेनिया टी जॉइंट होता है इसका यूज ओवरहेड लाइनों पे किया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ट्रांसफार्मर से है, निम्न में से किसको घटाने के लिए एक ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेट किया जाता है। ऑप्शन ए है एडी करंट, ऑप्शन बी है हिस्टेरिस हानि, ऑप्शन सी है दोस्तों कॉपर हानि, ऑप्शन डी है आयरन हानि और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक ट्रांसफार्मर की कोर पे जो लैमिनेशन की जाती है वो हमेशा एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए की जाती है। ट्रांसफार्मर में दोस्तों हिस्टेरिस हानि को कम करने के लिए हम जो है सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन स्टील का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो हिस्टेरिस स्थितांक बहुत ही कम होता है। ये दोस्तों 0.01 इसका जो स्थितांक होता है हिस्टेरिस, जिससे दोस्तों इसमें हिस्टेरिस लॉस कम होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड परीक्षण यानी नो लोड टेस्ट किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है मैग्नेटाइजिंग करंट ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन बी है आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है दोस्तों ट्रांसफार्मर की दक्षता जानने के लिए, ऑप्शन ई है कॉपर लॉस के लिए। तो दोस्तों जो एक ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट होता है उसका जो पर्पस रहता है हमारा वो हमारा आयरन लॉस और मैग्नेटाइजिंग करंट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों की संख्या कितनी होती है और इसके ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है दोस्तों 4, ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों जो एक ट्रांजिस्टर होता है उसमें डिप्लीशन लेयर की संख्या 2 होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अब दोस्तों डिप्लीशन लेयर होता क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों एक जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, अमीटर, बेस और कलेक्टर। इन दोनों के बीच में दोस्तों ये जो परत बनती है इसे डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। एक ट्रांजिस्टर में दोस्तों डिप्लीशन लेयर की संख्या 2 रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर में 6 पोल हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछी गई है सिंक्रोनस स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड का दोस्तों फॉर्मूला रहता है पोल इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन 120। तो यहाँ पे पोल दिए गए हैं दोस्तों आपको 6 और फ्रीक्वेंसी है दोस्तों 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज भर देनी है, नीचे 120। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1000 आरपीएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1000 आरपीएम। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी स्क्वेल गेज इंडक्शन मोटर में गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों आपूर्ति वोल्टेज में परिवर्तन करके, ऑप्शन बी है स्टेटर पोलों की संख्या में परिवर्तन करके, ऑप्शन सी है दोस्तों करंट के मान में परिवर्तन करके, ऑप्शन डी है रोटर सर्किट में प्रतिरोध स्थापित करके, ऑप्शन ई है इन सब से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी है स्टेटर में पोलों की संख्या में परिवर्तन करके। अगर दोस्तों यहाँ पे स्क्वेल गेज इंडक्शन की जगह स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में पूछता तो इसका सही आंसर होना था दोस्तों फिर रोटर सर्किट में प्रतिरोध स्थापित करके, और पोल दोनों ए और डी दोनों पे दोस्तों इसके सही आंसर होने थे अगर स्क्वेल गेज की जगह यहाँ पे स्लिप रिंग मोटर के बारे में पूछा जाता तभी। अभी इसका सही आंसर होगा बी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना काफी है। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप चैनल पे भी नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना।